रामपुर गांव में हरिराम नाम का एक जमींदार रहता था। उस जमींदार की दो बेटियां थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम सुमन था। उसके सर पर बहुत ही कम बाल थे। उसका रंग भी सांवला था। और छोटी बेटी का नाम गोरी था। उसके सर पर काले घने लंबे बाल थे और उसका रंग भी गोरा था, जिस वजह से जमींदार छोटी बेटी को ज्यादा लाड करता था। उसकी हर मांग को पूरा करता था। गौरी बेटा, गौरी बेटा, कहाँ हो तुम? सुमन आवाज सुनकर अपने पिता के पास आती है और बोलती है, पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हरिराम सुमन को देखकर गुस्से से बोलता है। मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? कितनी बार बोला है तुम मेरे सामने मत आया करो, पर तुम मानती ही नहीं हो। पर मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे बुलाए है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या लगता रहता है। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, मैंने अपनी गौरी बेटी को बुलाया है, तुमको नहीं समझी? माफ कीजिए पिताजी, शायद मैंने ही गलत सुना होगा। तभी वहां पर गोरी आ जाती है और वहां सुमन को देखकर गुस्से से सुमन को बोलती है, अरे तुमको कोई और काम नहीं है? जब देखो मेरी शिकायत लगाती रहती हो पिताजी से। तुम्हें तो बस मौका चाहिए होता है मेरी शिकायत करने के लिए। तुम गलत समझ रही हो बहन। मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई तुम्हारी पिताजी से। तुम सफाई देना बंद करो। तुम्हें लगता है मैं सारा दिन अपना बाल बनाने और अपना रूप संवारने में निकाल देती हूँ और घर का सारा काम तुम ही करती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी हरिराम गुस्से से बोलता है। सुमन, अब तुम चुप हो जाओ और यहाँ से जाओ। बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, जब देखो तुम दोनों लड़ती ही रहती हो। जमींदार सुमन को वहां से जाने को बोलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमन को हमेशा ही उसके पिता और उसकी बहन भला बुरा बोलते रहते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन सुमन और गौरी, तुम कहाँ हो? जल्दी से आओ मेरे पास। सुमन ने अपना नाम सुना तो वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, पिताजी मुझे आवाज लगा रहे, मुझे। वो बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे से बाहर आती है और गोरी भी वहां आ जाती है। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? कोई काम है क्या? क्या पिताजी आपने मुझे भी बुलाया था या फिर मैंने कुछ गलत सुना? दोनों को देखकर हरिराम बोलता है। नहीं सुमन, तुमने कुछ गलत नहीं सुना, मैंने तुम दोनों को ही बुलाया था। अच्छा पिताजी। मैंने तुम दोनों की शादी तय कर दी है। पास के गांव में अगर तुम दोनों को कुछ बोलना है तो बोल सकती हो। नहीं पिताजी, आपने जो भी मेरे लिए सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। हाँ पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही करो। उसके बाद कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। गौरी की शादी एक बड़े घर में होती है और सुमन की एक गरीब किसान के साथ। एक दिन सुमन और किशन बाजार से सामान लेकर घर जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में गोरी मिलती है। कैसी हो बहन? ठीक तो हो ना? हाँ, पिताजी ने मेरी शादी इतने बड़े घर में की है तो मैं तो खुश ही रहूंगी ना। गौरी किशन की तरफ देखती है और बोलती है, एक बात समझ नहीं आती, तुमने इससे शादी कैसे कर ली? ना तो इसके सर पर बाल हैं और ना ही ये देखने में सुंदर। तुमको इसे अपनी पत्नी बोलने में शर्म नहीं आती क्या? बहन जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता है। इस जमाने में रंग रूप ही सब कुछ होता है। मुझे तो इसे अपनी बहन बताने में भी शर्म आती है कि भगवान ने इसको मेरी बहन क्यों बनाया है। आप ऐसे मत बोलिए, ये मेरी पत्नी है। कोई इसकी बेइज्जती करेगा मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे फिर कोई भी क्यों ना हो। तुम क्या पागल हो जो इसके लिए मुझसे लड़ रहे हो? अच्छा अच्छा, समझ आया, तुम्हारी भी शादी नहीं हो रही होगी, इसीलिए तुमने इससे शादी कर ली। कहते हैं ना, एक अंधा एक कोड़ी, राम मिलाए जोड़ी। गोरी उन दोनों पर हंसती है और वहां से चली जाती है। अपने पति की बेइज्जती होती हुई देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। घर में अकेले बैठ सुमन सोचती है, शायद मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। मेरी वजह से सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। पहले तो पिताजी और गौरी ही हुआ करते थे, लेकिन अब मेरे पति को भी होना पड़ रहा है। सुमन ये सोचकर रोते हुए घर से निकल जाती है और एक घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे रास्ते में एक कुटिया दिखती है। अरे, इस कुटिया के पास जो पेड़ पौधे हैं वो मुरझा रहे हैं और यहाँ कितनी गंदगी हो रही है। कोई नहीं, मैं इन सब पेड़ पौधों में पानी डाल देती हूँ और यहाँ सफाई कर देती हूँ। तभी पेड़ पौधे बोलते हैं, तुम कौन हो बेटी? तुम्हारा स्वभाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम हमेशा खुश रहो बेटा। बेटी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस दया भाव से। तुम्हारे सारे दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाए। तभी कुटिया के पास एक साधु आते हैं और कुटिया के पास इतनी साफ सफाई और पेड़ पौधों को लहराता देख वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो सुमन की तरफ देखते हैं और सब समझ जाते हैं। तुम कौन हो बेटी? इस जंगल में क्या कर रही हो? बाबा,
मैं बहुत खुश हूं जो मुझे आपके दर्शन हुए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए बाबा। क्या हुआ बेटी तुम्हें, बताओ मुझे। बाबा अब क्या बताऊं, आपको तो सब पता है। मेरे दुख दर्द के बारे में मुझ पर दया कीजिए बाबा। बाबा सुमन के सर पर हाथ रखते हैं और वो सब समझ जाते हैं। अच्छा सुन बेटी, पास ही में जो तालाब है उसमें एक डुबकी लगा कर आओ। ध्यान रहे एक ही डुबकी लगानी है। ठीक है बाबा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी बाबा। सुमन उस तालाब में जाती है और एक डुबकी लगाती है। सुमन जैसे ही डुबकी लगाती है वो हैरान हो जाती है। अरे ये कैसे हुआ, मेरे बाल इतने लंबे और घने, और मेरा रंग इतना गोरा कैसे हो गया। सुमन बहुत खुश होती है और बाबा के पास जाती है। बाबा, आपकी दया से ये सब हुआ है, आप महान हो। बाबा सुमन को एक टोकरी देते हैं जिसमें गहने, हीरे और अनमोल रत्न होते हैं। ये लो बेटी, ये टोकनी तुम्हारे लिए, और हाँ, इसमें से तुम कितना भी निकाल लोगी तब भी ये कभी खाली नहीं होगी। सुमन बाबा का धन्यवाद करती है और टोकरी लेकर वहां से घर के लिए चल देती है। सुमन को रास्ते में जाता हुआ गौरी देख लेती है। वो सुमन को इतने सुंदर और उसके लंबे और घने बाल देख हैरान हो जाती है। गौरी उसके पास जाती है। ये तुम्हारे बाल इतने लंबे घने और तुम्हारा रंग रूप इतना सुंदर कैसे हुआ? तुम्हारे पास ये गहने से भरी टोकरी कहाँ से आई? सुमन जंगल में जो हुआ वो सब कुछ गौरी को बता देती है। गौरी को उसकी बात सुनकर लालच आ जाता है। मैं भी जंगल में जाऊंगी और तुमसे अधिक धन और रंग रूप लेकर आऊंगी। ये बोलकर गौरी जंगल के लिए निकल जाती है और बाबा के पास पहुंच जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? बाबा, मैं आपको क्या बताऊं, आपको सब पता ही होगा मेरे दुख दर्द के बारे में। अच्छा सुनो, पास ही में एक तालाब है, तुम उसमें जाओ और एक डुबकी लगाकर मेरे पास आ जाओ। और ध्यान रहे, एक ही डुबकी लगानी है। ठीक बाबा। ये बोलकर गौरी तालाब के पास जाती है। अच्छा, तो ये है जादुई तालाब जिसकी वजह से सुमन के बाल और रंग रूप इतना सुंदर हो गया है। गौरी तालाब के अंदर जाती है और एक डुबकी लगाती है। गौरी जैसे ही एक डुबकी लगाकर बाहर आती है तो कहती है, अरे मेरा रंग रूप और भी सुंदर हो गया, लेकिन मुझे और भी ज्यादा सुंदर होना है। गौरी सुंदर होने की लालच में एक और डुबकी लगाती है और बाहर आती है, लेकिन इस बार गौरी का रंग रूप खराब हो जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और बार बार डुबकी लगाती है, लेकिन उसका रंग पहले जैसा नहीं होता। वो रोते हुए बाबा के पास जाती है। बाबा, ये क्या हुआ, मैंने लालच में आकर एक से ज्यादा डुबकी लगा ली और मेरा रंग रूप सब खराब हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सिर्फ एक ही डुबकी लगानी है, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हें अपना सारा जीवन इसी रूप में जीना होगा। गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से चली जाती है और अपना सारा जीवन इसी रूप में जीती है। और दूसरी तरफ सुमन अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन जीती है। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटों के साथ रहता था। रामू के दो बेटे थे, कृष्णा और मोहन। दोनों बहुत ही कामचोर थे। रामू खेत का कोई काम बताता तो दोनों कोई न कोई बहाना बनाकर काम को टाल देते थे। दोनों को नए कपड़े, अच्छा अच्छा खाना और घूमना बहुत पसंद था। रामू की ज्यादा उम्र होने पर भी वो अकेले ही खेत का सारा काम करता। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गया। कुछ लोग उसे उठाकर उसके घर लेकर आए। भाई, इनको क्या हुआ है? बहन जी, रामू भैया खेत में काम कर रहे थे, अचानक वो जमीन पर गिर गए। हमने पास जाकर देखा तो वो बेहोश पड़े थे, इसीलिए हम दोनों इनको घर ले आए। आप चिंता मत करो, रामू भैया को जल्दी होश आ जाएगा। ये बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी रामू को होश आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, गर्मी की वजह से चक्कर आ गया था, पर तुम चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ। तभी उनके बेटे बाहर से घूमकर घर आते हैं। सीमा उन दोनों को देखकर गुस्से से बोलती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? तुम्हारे पिता इतनी उम्र में खेत का काम करते हैं और तुम दोनों घूमने और खाने के अलावा कुछ काम नहीं करते हो? माँ तो क्या हुआ, पिताजी तो रोज ही खेत में काम करते हैं और मुझे खेत में काम करना पसंद नहीं है। माँ तो ऐसे बोल रही है जैसे पिताजी आज ही खेत में काम करने गए हो। दोनों हंसने लगते हैं और फिर दोबारा घर से बाहर चले जाते हैं। हे भगवान, तुमने हमें कैसे बेटे दिए हैं? सोचा था बेटे बड़े होंगे तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। सीमा ये बोलती है और रोने लग जाती है। रामू भी सीमा को रोता देख दुखी हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
रामू फिर से खेत में काम करने के लिए जाने लग जाता है। एक दिन रोज की तरह वो काम करने के लिए जाता है, तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त मिलता है जो पास के ही दूसरे गांव में रहता है। अरे रामू, तुम यहाँ कैसे हो और तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ भाई। भाई, तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा तुम ठीक हो। और कहाँ जा रहे हो इतनी गर्मी में? मैं खेत पे जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊंगा भाई? खेत पे? अभी तुम्हारी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं लग रही है जो तुम खेत पर काम करने जा रहे हो। अरे यार, मेरी तबीयत की वजह से फसल में इतनी देरी हो गई है। सबने अपने खेत जोत कर बीज बो भी दिए। अगर मैं नहीं गया तो मेरी फसल कैसे होगी? तुम्हारे दो दो बेटे हैं, उनसे बोलो वो चले जाएंगे। तुम जाकर आराम करो। अब मैं क्या ही बताऊं अपने बेटों के बारे में। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? रामू अपने दोनों बेटों के बारे में अपने दोस्त को सब कुछ बता देता है कि उसके दोनों बेटे कितने आलसी और कामचोर हैं। रामू की सारी बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है, अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर तो उन दोनों को ठीक करने का मेरे पास एक तरीका है। ऐसा क्या तरीका है जिससे वो दोनों सुधर जाएं? तुम मुझे बताओ। रामू घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ए जी, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके हमारे बेटे सही रास्ते पर आ जाएंगे? अरे, हम दोनों ने कितनी कोशिश की, तो एक और कोशिश करके देख लेते हैं। क्या पता हमारे दोनों बेटे सही रास्ते पर आ जाएं। अगले दिन रामू अपने दोनों बेटों को अपने साथ खेत पर चलने को बोलते हैं। अरे पिताजी, आप हमें इतनी गर्मी में खेत में चलने के लिए बोल रहे हो? धूप में हमारा रंग काला हो जाएगा। मुझे अपने गोरे रंग से बहुत प्यार है। हाँ पिताजी, मैं भी नहीं जाऊंगा। मुझे भी अपने गोरे रंग से बहुत प्यार है। और वैसे भी मुझे अभी आराम करना है। मेरी अभी उम्र ही क्या है काम करने की। रामू को उन दोनों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो दोनों से कुछ नहीं कहता और दोनों से बोलता है, अरे मेरे प्यारे बेटो, तुम बस मेरे साथ चलो। अगर तुम्हें वहां अच्छा ना लगे तो वापस आ जाना। रामू बहुत कोशिश करता है कि वो दोनों उसके साथ चलने के लिए हाँ कर दें, पर वो दोनों मना कर देते हैं। तभी रामू बोलता है, अच्छा, अगर तुम दोनों मेरे साथ चलने के लिए हाँ कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। कृष्ण और मोहन पैसे का नाम सुनते ही हाँ कर देते हैं और साथ में खेत पर चले जाते हैं और साथ में काम करने लग जाते हैं। तभी रामू जैसे ही जमीन खोदता है तो उसे वहां सोने का सिक्का दिखता है। कृष्ण और मोहन भी ये सब देख रहे होते हैं। रामू सोने का सिक्का उठा लेता है। तभी रामू को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। कृष्ण और मोहन उसे उठाकर घर ले आते हैं। कुछ देर में रामू को होश आ जाता है। पिताजी, आप ठीक हो ना? आपको क्या हुआ था जो आप जमीन पर गिर गए थे? शायद आपको गर्मी की वजह से चक्कर आ गया होगा। मेरी तबीयत हर दिन खराब होती जा रही है। पिताजी, आपको खेती नहीं करनी चाहिए। आप अपने खेत बेच दो। हाँ, कृष्ण सही बोल रहा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। कुछ और ज्यादा हो गया तो? अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? बच्चों, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है। मैं ऊपर जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। राज की बात? क्या? हमारे खेत में खजाना है। वो काफी सालों से खेत के अंदर छुपा हुआ है। खजाना हमारे खेत में पिताजी? दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पिताजी, आप बताओ, हम दोनों उसे निकाल लेंगे। बच्चों, खेत के चारों कोनों में या खेत के बीच, मुझे अच्छे से याद नहीं है। ठीक है पिताजी, हम दोनों जाते हैं और खजाना लेकर आते हैं। आप आराम करो। ये बोलकर दोनों खेत पर चले जाते हैं और खजाने के लालच में दोनों पूरा खेत जोत देते हैं, पर उन दोनों को वहां कोई खजाना नहीं मिलता। दोनों का मुंह उतर जाता है और वो दोनों अपने घर आते हैं और अपने पिता को बोलते हैं, पिताजी, आपने हमसे झूठ बोला कि खेत में खजाना है। वहां पर कोई खजाना नहीं था। हमने पूरा खेत खोद दिया पर हमें वहां कुछ नहीं मिला। नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों को झूठ क्यों बोलूंगा। और हाँ, ये कुछ बीज हैं, इन्हें तुम खेत में डाल देना। क्या पता खजाना बाहर आ जाए। कृष्ण और मोहन बीज लेकर खेत में जाने लगते हैं और सारे बीज जमीन में डाल देते हैं और कुछ महीने बाद दोनों खेत जाकर देखते हैं। दोनों गेहूं की खेती बहुत अच्छी हुई थी, एकदम सोने की तरह चमक रही थी। पिताजी, कहाँ है खजाना? आपने हमसे फिर झूठ बोला। और क्या इतनी मेहनत की हम दोनों ने और उसके बदले हमें खजाना भी नहीं मिला? अरे नहीं बच्चों, मैंने तुम दोनों से कोई झूठ नहीं बोला। तुम दोनों जरा ध्यान से देखो इस फसल को। दोनों बड़े ध्यान से फसल की तरफ देखते हैं। पिताजी, हमें तो फसल के अलावा वहां कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, मुझे भी फसल ही दिख रही है बस।
अरे मेरे बच्चों, फसल सोने जैसे चमकते तो दिख रही है। अगर हम लोग इसे बाजार में बेचेंगे तो जो इससे पैसा मिलेगा उससे हम सोना, चांदी, हीरे सब खरीद सकते हैं। दोनों भाई रामू की बात बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। और ये सब खजाना ही तो है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। कृष्ण और मोहन के समझ में आ जाता है कि मेहनत करने से ही सब मिल सकता है। फिर दोनों रामू से माफी मांगते हैं और वो तीनों साथ में बाजार जाकर फसल बेचते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।